नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा भारत पर। कैसे हैं आप सब। एक समय था जब उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये सब राज्य बीमारू राज्यों में आते थे। बीमारू राज्यों में आने का एक प्रमुख कारण था कि यहाँ पर जो माफिया राज चलता था, गुंडा राज चलता था। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई भी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे कोयला खनन का हो, बालू का हो, सीमेंट का हो, रेलवे की पटरियाँ बिछानी हो, तो ये जो माफिया लोग हों इन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट मिलता था। इनका सरकारी लोगों में अच्छी पैठ होती थी, राजनीति में अच्छी पैठ होती थी और ये लोग अपने मन मुताबिक काम करते थे और करोड़ों में खेलते थे और गुंडाई करते थे। फिर धीरे धीरे ये जो माफिया राज है ये राजनीति में आया, राजनीति में इनको शरण मिली। फिर धीरे धीरे कोई एमपी बन गया, कोई एमएलए बन गया। एमपी एमएलए बनने से हुआ ये कि जो पुलिस इनकी शत्रु होती थी, पुलिस जो इनको गिरफ्तार करेगी वो अब इनकी गुलाम हो गई, क्योंकि एमपी एमएलए बन गए तो पुलिस जो है इनके ऑर्डर का पालन करेगी, इनको गिरफ्तार नहीं करेगी। तो कई लोग एमपी एमएलए बन गए। जैसे आप उत्तर प्रदेश में देखिए, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, अफजाल अंसारी हो, राजा भैया हो, या बिहार में देखिए शहाबुद्दीन हो। तो ये लोग जो माफिया डॉन थे, गुंडे थे, जिनको पुलिस को पकड़ना चाहिए था, पुलिस को चाहिए था कि इनको पकड़े, लेकिन पुलिस अब इनको गुलाम बन गई थी। और जो लोग एमपी एमएलए नहीं बन पाए वो लोगों ने किसी प्रमुख पार्टी का या राजनीतिक नेता का एमपी एमएलए के संरक्षण में चली गई। तो इस तरह से माफिया राज, गुंडा राज जो है उत्तर प्रदेश में, बिहार में पूरी तरह से फैल रहा था। यदि हम बात करें केवल उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी ही क्यों ना हो और चाहे कांग्रेस ही क्यों ना हो, सभी ने बाहुबलियों को, माफियाओं को, गुंडों को टिकट दिया और उत्तर प्रदेश की जनता उनको जिताती भी रही। लेकिन बाद में जब एसपी और बीएसपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने जो माफियाओं को इतना शरण दिया, इतनी पैठ इन पार्टियों में इनकी हो गई, इतना संरक्षण दिया कि ये एक समय आया कि बेलगाम हो गई ये। फिर जब बीएसपी की सरकार बनती तो वो एसपी के गुंडों पे कार्रवाई करती थी बीएसपी की सरकार, और जब एसपी की सरकार बनती तो बीएसपी के गुंडों पे कार्रवाई करती। और ये जो माफिया थे जिसकी सरकार बनती उस तरफ हो जाते। चाहे जैसे आप मुख्तार अंसारी को देखिए, जब मायावती का शासन रहा तो ये मायावती की तरफ से लड़ते थे, फिर समाजवादी पार्टी का हुआ तो मुलायम सिंह यादव के चहेते हो गए। तो इस तरह इनका साम्राज्य जो है उत्तर प्रदेश में फलता फूलता रहा। आज हम बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का माफिया राज चल रहा था उसके बारे में। बात करेंगे 2016 की। 2016 में उससे एक साल बाद, 2016 के एक साल बाद विधानसभा चुनाव होने थे उत्तर प्रदेश में। और 2016 में जो कैराना के सांसद थे हुकुम सिंह, उन्होंने एक बात उठाई कि जो कैराना के हिंदू हैं वो अपना घर छोड़ के भागने के लिए, पलायन करने के लिए विवश हैं। कौन विवश है? हिंदू। उन्होंने ये नहीं बोला कि कैराना के लोग विवश हैं, उन्होंने केवल बोला हिंदू विवश है। मतलब किसके कारण घर छोड़ रहे हैं? मुसलमानों के कारण। फिर उसमें जो बात निकल के आई, जो गैंग निकल के आया, पता चला कि मुकीम काला नाम का जो गैंग है वो इसके पीछे है। हिंदुओं को जो घर छोड़ रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, सबसे बड़ा कारण है मुकीम काला गैंग। और ये बात है 2016 की। फिर 2017 में चुनाव होता है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं। तो हम बात कर लेते हैं पहले मुकीम काला गैंग की। मुकीम काला गैंग जो है ये सबसे पहले अपना इस गैंग का जो संरक्षक था, जो मालिक, जिसने इसको शुरू किया, उसका नाम था मुकीम काला। उसी के नाम पे नाम पड़ गया मुकीम काला। तो सबसे पहले इसने पानीपत में, हरियाणा में एक जगह है पानीपत, वहाँ पे इसने चोरी की, डकैती डाली, ट्रैक्टर चुराया, मारपीट की। उसका इस पर केस चला। लेकिन धीरे 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 इसके केस बढ़ते गए। 2014 में कैराना में ही एक व्यापारी थे, शिवेंद्र सिंह और राजेंद्र सिंह, दो सगे भाई थे। मुकीम काला ने उनसे 10 लाख रुपए फिरौती मांगे। उन्होंने पुलिस में बात रखी अपनी कि हमसे फिरौती मांगी जा रही है, पुलिस ने उनकी सुनी नहीं। और उससे कुछ दिनों बाद ही शिवेंद्र सिंह की और
राजेंद्र सिंह की हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े मुकीम काला गैंग के द्वारा। ये तो हो गई 2014 की बात। उसके बाद मुकीम काला ने 4 पुलिस वालों को भी मौत के घाट उतार दिया। 2015 में सहारनपुर में तनिष्क ज्वेलर्स में ये दरोगा का वर्दी पहन के जाता है, इसके गैंग के लोग जाते हैं और वहाँ पे 10 करोड़ की लूट करते हैं 2015 में। और 2016 में हुकुम सिंह बोलते हैं कि हिंदुओं का पलायन हो रहा है और मुकीम काला गैंग का नाम आता है। 2015 में मुकीम काला को गिरफ्तार कर लिया जाता है और ये हरियाणा के जेल में कुरुक्षेत्र में, कभी यमुनानगर में, वहाँ पे अरेस्ट करके रखा जाता है। लेकिन इसका जो साम्राज्य है, इसकी जो गुंडागर्दी है, इसके जो गुर्गे हैं, वो लगातार चलते रहते हैं। 2015 में गिरफ्तार हो गया, लेकिन 2016 में हिंदू पलायन कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि इसका भाई जो था वसीम काला, इस मुकीम काला के जेल में जाने के बाद वसीम काला इसके गैंग को संभाल रहा था। फिर इसके पिता मुस्तकीम काला, यह भी उस गैंग के हिस्सा थे और इसकी माताजी मीना, वह भी इस तरह से इस गैंग में सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। फिर इसका जो नेटवर्क था, सभी मदरसों में इसका नेटवर्क था। मदरसों में इसके मैसेंजर्स बैठे हुए थे, मुखबिर बैठे हुए थे। मुकीम काला के संबंध जो है संसद के लोगों तक बताए जाते थे कि सांसदों तक से इसके संबंध थे। फिर इसके जो इतिहास है, जो हिंसा का इतिहास है, उत्तराखंड हरियाणा तक भी इसके जो तार जुड़ते थे। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5 ज़िले हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, इसके आसपास ये जो ज़िले हैं, इस पे यहाँ पे इसका डर का डंका बोलता था। उसके बाद 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में और मार्च में सरकार बनती है, मार्च में नतीजे आते हैं। अप्रैल में इसके पिता मुस्तकीम काला को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुकीम काला के पिता मुस्तकीम काला को गिरफ्तार कर लिया जाता है अप्रैल में, विदिन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर उसके बाद सितंबर में लगभग 13 सितंबर को इसकी माता मीना को गिरफ्तार किया जाता है। ड्रग्स का अवैध तस्करी करती थी इसकी माँ, उसको गिरफ्तार किया जाता है। और 29 सितंबर को इसके भाई वसीम काला को पुलिस एनकाउंटर में मार डालती है, एनकाउंटर कर देती है उसका। तो उसके बाद धीरे धीरे अभी जो 4 साल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सरकार को होने को आए हैं, तो इसके गैंग का जो है, गैंग के जितने भी मेंबर हैं, धीरे धीरे करके सबका सफाया कर दिया जाता है। उस समय बताते हैं कि इसके गैंग में 29 शार्प शूटर्स होते थे। 29 शार्प शूटर्स, केवल शूटर 29 शार्प शूटर इसके गैंग में होते थे। लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है, इस तरह की बातें चलती हैं कि हिंदुओं को पलायन करने की बात है, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार बनते ही अपने फॉर्म में आती है और एनकाउंटर शुरू होते हैं। योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने बोला था कि जो भी अपराधी हैं या तो अपराध करना छोड़ दे या उत्तर प्रदेश छोड़ दे, नहीं तो दुनिया छोड़ने के लिए तैयार रहें। उन्होंने ठोकों की नीति अपनाई, पुलिस को जो है खुली छूट दे दी कि जो भी आतंकवादी है, जो भी अपराधी है, आपको जैसे काम करना है, जैसे जो भी आपको सही लगे, आप जो है उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त प्रदेश बनाइए। और उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसको खुली छूट मिले और उसने इनकाउंटर्स करना शुरू किए। जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तब से लेके अभी तक लगभग 6,500 एनकाउंटर्स हो चुके हैं, जिसमें 150 से अधिक अपराधी मारे जा चुके हैं और हज़ारों को घायल किया जा चुका है। कई सारे हज़ारों पुलिस वाले भी इसमें घायल हुए। लेकिन इस दौरान जब मुकीम काला गैंग के जो शूटर्स हैं, जो उनके सदस्य हैं, मारे जा रहे थे लेकिन मुकीम काला जो है अभी भी हरियाणा में कुरुक्षेत्र के जेल में बैठा अपने साम्राज्य को एन केन प्रकार किसी तरह चला रहा था। लेकिन चूँकि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में है, उन्होंने बोल रखा है कि उत्तर प्रदेश छोड़ दो, नहीं तो दुनिया छोड़ने के लिए तैयार रहो अपराधियों से।
तो मुकीम काला कुरुक्षेत्र के जेल में था, लेकिन उसको बुलाया जाता है। मुकीम काला को सहारनपुर के जेल में अभी पिछले वर्ष ही ट्रांसफ़र किया जाता है, सहारनपुर की जेल में बुलाया जाता है। उसके पिता जो गिरफ्तार हुए थे वो छूटते रहते हैं, फिर गिरफ्तार होते रहते हैं, पेरोल उनको मिलता रहता है। उसकी माता भी बाहर है। तो उसकी माता जब ये सहारनपुर जेल में आता है तो ये लोग जो इसके परिवार वाले हैं, इसके शूटर वाले हैं, ये लोग बोलते हैं कि भाई इसका इनकाउंटर हो सकता है, और ये लोग डर प्रकट करते हैं। तो ये सहारनपुर जेल में आता है। फिर उसके बाद इसको महाराजगंज जेल में बुलाया जाता है, और मई 2021 के पहले हफ्ते में इसको चित्रकूट की जेल में शिफ्ट किया जाता है। और इसकी माँ अमीना इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल करती है कि इसको कुछ होना नहीं चाहिए, इसका इनकाउंटर हो सकता है, इसको बचा लिया जाए। उसकी माँ तब कुछ नहीं कहती है जब 2 भाइयों को, शिवेंद्र सिंह को, राजेंद्र सिंह को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जाता है। जब 4 पुलिसकर्मी को ये मार देता है, तनिष्क के ज्वेलरी में लूट करता है, और उसके बाद हिंदुओं को पलायन करने के लिए इसका गैंग विवश करता है, तब इसके माँ पिता कुछ नहीं करते हैं, बल्कि इसकी पैरवी लड़ते हैं। इसके पिताजी जो मुस्तकीम है, इसकी पैरवी लड़ते थे अदालत में। तो पहले हफ्ते में, मई के पहले हफ्ते में ये चित्रकूट जेल में आता है, और 15 मई को अंशुल दीक्षित नाम का एक गैंगस्टर जो कि अपराधी था, वो भी उसी जेल में बंद था, चित्रकूट के जिला जेल में बंद था। वो 15 जेल को सुबह सुबह मुकीम काला और मिराजुद्दीन को गोली मारकर हत्या कर देता है। मिराजुद्दीन वाराणसी का गैंगस्टर था, जिसके संबंध मुख्तार अंसारी से बहुत अच्छे संबंध थे, और मुकीम काला के भी संबंध मुख्तार अंसारी गैंग से बताए जाते थे। तो किस तरह आप देखिए उत्तर प्रदेश में किस तरह से अपराधियों का एनकाउंटर जारी है। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जो 5 जिले बताएं, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, शामली, गाजियाबाद, मेरठ, अधिकतर जो इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में इन 4 सालों में हुए हैं, उसमें से अधिकतर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुए हैं। और आज जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है लगभग अपराध मुक्त है। इसीलिए जो अभी पंचायत के चुनाव हुए उसमें ये बात हो रही थी कि जो किसान आंदोलन चल रहा है उसका बहुत नुकसान हो जाएगा, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटें अच्छी आई हैं, क्योंकि वहाँ पे भय मुक्त वातावरण देने में सक्षम रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार। तो ये योगी आदित्यनाथ की सरकार में इस तरह से काम हो रहा है। 6,500 इनकाउंटर्स हो चुके हैं। आप ये बताइए, आप ये समझिए, समझने वाली बात है कि जब 5 साल अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, 2012 से लेकर 2017 तक, उस दौरान एक भी इनकाउंटर नहीं हुआ, एक भी इनकाउंटर नहीं हुआ। 5 वर्षों में एक भी इनकाउंटर नहीं हुआ था, और इन 4 वर्षों में ही 6,500 इनकाउंटर्स हो गए। क्योंकि जो अखिलेश यादव की सरकार थी, उससे पहले जो मुलायम सिंह यादव थे, मायावती थी, तो अखिलेश यादव की सरकार में जो है गुंडई इतनी बढ़ गई थी, अपराध इतने बढ़ गए थे कि जनता त्राहिमाम कर रही थी, और उसका खामियाजा उनको चुनाव में भुगतना पड़ा। पुलिस जो है आजम खान की भैंस को ढूंढने जाया करती थी, लेकिन दिन दहाड़े छिनैती होती थी, अपहरण होता था, बलात्कार होता था, मर्डर होता था, पुलिस को सुध नहीं थी। अभी योगी आदित्यनाथ के जो सरकार है उसमें ऐसा नहीं है कि मर्डर रुक गया है या छिनैती रुक गया है, हो रहा है, लेकिन काफ़ी कम संख्या में हो रहा है। और अपराधियों में पुलिस का जो डर है, जो भय व्यापत है, वो सबको दिख रहा है। और योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो केवल अपराधियों का इनकाउंटर नहीं कर रही है, उनका जो जड़ है, उनकी जो जहाँ से वो शक्ति प्राप्त करते हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं जगह जगह से, जो अवैध संपत्तियाँ अर्जित करते हैं, उसको तोड़ रही है। पिछले 1 वर्ष में ही 2000 करोड़ से अधिक गैंगस्टर की संपत्तियों को या तो ध्वस्त किया जा चुका है, या तो उसको सील किया जा चुका है, कुर्क किया जा चुका है पिछले 1 वर्षों में ही। ये जो मुख्तार अंसारी हैं, अतीक अहमद हैं, अतीक अहमद जिसकी 150, 200, 250 गाड़ियाँ मैं देखा था प्रयागराज में, संकरी गलियों में 100, 150 गाड़ियाँ चला करती थी,
वो आज भीगी बिल्ली की तरह ये लोग कहाँ छिपे हैं, जनता देख रही है। तो योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो गैंगस्टर को समाप्त करने में, इनकी आर्थिक कमर तोड़ने में बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत जो पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी इनकी प्रशंसा करते हैं। और उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो एक अब अच्छे वातावरण में जी पा रही है, इस अपराध मुक्त जीवन में जी पा रही है। और यदि सरकार और रहती है तो अगले कुछ 4-5 सालों में उत्तर प्रदेश जो कुख्यात रहा है, जो बदनाम रहा है माफिया राज के लिए, गैंगस्टर के लिए, गुंडई के लिए, उससे शांति मिलेगी और जो उत्तर प्रदेश का विकास होगा। क्योंकि जो बहुत सारी कंपनियां हैं वो कहीं भी इन्वेस्टमेंट तभी करती हैं जब वहाँ पर सुरक्षा का वातावरण होता है। जैसे आज देखिए पश्चिम बंगाल में कोई भी कंपनी जाके पश्चिम बंगाल में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती है, क्योंकि वहाँ पे सुरक्षा वहाँ की सरकार नहीं दे पाती है। जो गुंडई माफिया राज कभी उत्तर प्रदेश में होता था वो आज पश्चिम बंगाल में होता है। और उनके जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, डायरेक्ट उनकी देखरेख में होता है। चाहे गौ तस्करी हो, चाहे कोयला खनन माफिया हो, बालू माफिया, सीमेंट माफिया, सब में सीधा सीधा अभिषेक बनर्जी ये लोग आते हैं। तो उत्तर प्रदेश में अब एक तरह से जनता शांति का अनुभव कर पा रही है। और अभी समाचार आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कई सारे रोहिंग्या पकड़े गए हैं जो कि आधार कार्ड बनवा चुके हैं, वोटर आईडी कार्ड बनवा चुके हैं, राशन कार्ड बनवा चुके हैं और पैन कार्ड भी बनवाने का वो तैयारी कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने देखा पश्चिम बंगाल में जो हुआ, पश्चिम बंगाल में किस तरह से ममता बनर्जी की सरकार ने रोहिंग्यों का वोटर कार्ड बनवा के उनको एक वोटर बना दिया। और वो चुनाव में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। क्योंकि हम जानते थे कि जो मुसलमान हैं वो तो टीएमसी को वोट देंगे ही, ममता बनर्जी को वोट देंगे ही देंगे, और उन्होंने दिया। लेकिन जो गुस्सा हमने देखा था वो चुनाव नतीजों में परिणित नहीं हुआ, वो दिखाई नहीं दिया। तो उसका एक बड़ा कारण है ये रोहिंग्या अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए, जिनको थोक के भाव में वोटर आईडी कार्ड बना दिया गया और वो एक वोटर बन गए और उन्होंने वोट दिया। तो सोचिए उत्तर प्रदेश में भी यही करने का षड्यंत्र चल रहा है। बहुत सारे रोहिंग्या बसाए जा रहे हैं जगह जगह, दिल्ली में बसाए जा रहे हैं। दिल्ली में जो केजरीवाल बोल रहे थे कि हम घर घर राशन देंगे, तो वो रोहिंग्याओं को घर घर राशन देना चाहते हैं। जैसे ममता बनर्जी ने जो राशन है बंगाल के लोगों को नहीं दिया, कट मनी खाया, उसमें कट खाया, लेकिन रोहिंग्याओं को वो जो कट खाया ना वो रोहिंग्याओं को दिया। अब जो बंगाल में जो बीजेपी का सपोर्टर है उसकी एक लिस्ट निकाली गई है, कई जगहों पे लिस्ट निकाली गई है कि इनको जो है राशन नहीं मिलेगा, इनको जो राशन कार्ड का जो राशन मिलता है, जो चावल गेहूँ मिलता है वो नहीं मिलेगा। और कोई भी वहाँ कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। वहाँ पे जो सांसद हैं, जलपाईगुड़ी के जो सांसद हैं, उन पे हमला हो जाता है और मीडिया में समाचार तक नहीं बनता है। तो आप समझिए कि कैसी स्थिति वहाँ पे है। तो उत्तर प्रदेश के लोग बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि उनको सही समय पर सही शासक मिला है जो इनका सही से उपचार कर रहा है। और हमें अपेक्षा है कि रोहिंग्याओं का भी अच्छे से उपचार करेंगे, और उपचार करना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि उपचार नहीं करेंगे तो समय उत्तर प्रदेश की जनता के लिए और योगी आदित्यनाथ के लिए भी खतरनाक होगा। क्योंकि जिस तरह से ये माफिया पे कार्रवाई इनका हुआ है, माफिया इनके पीछे पड़ गए हैं। क्योंकि आप देखिए कोई भी गैंगस्टर होता है, आप उस पर इतनी बड़ी कार्रवाई करेंगे। मुख्तार अंसारी छोटा मोटा गैंगस्टर है। मुख्तार अंसारी जो सीधा मुलायम सिंह के संपर्क में रहता है, मुलायम सिंह जिसको बचाने के लिए फ़ोन करते हैं, पुलिस उसके घर पे रेड मारना चाहती है, पुलिस को पता चलता है कि वहाँ पे अपराधी छिपे हुए हैं जो कृष्णानंद राय पे अटैक करेंगे और कृष्णानंद राय को मारेंगे, और वो पुलिस मांगती है रेड करने का, लेकिन सीधा सीधा मना कर दिया जाता है। उसके मुख्तार अंसारी के बारे में बताएंगे हम और डिटेल में। आप लोग देखते रहिए प्यारा भारत, जुड़े रहिए। धन्यवाद।